अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों। आज ह्यूमन हेल्थ एंड डिसीज़ेस, इंसानी सेहत और अमराज या बीमारियां, इस चैप्टर का जो दूसरा लेक्चर है, इसमें सेल्स ऑफ इम्यूनिटी सिस्टम, क़ुव्वत मदाफ़ियत में जो हिस्सा लेने वाले जो खलियात हैं हमारे बॉडी में, उसके बारे में हम इंशाअल्लाह ताला पढ़ेंगे। लास्ट लेक्चर में, इसके पहले के लेक्चर में, हमने क़ुव्वत मदाफ़ियत किसे कहते हैं, उसकी जो किस्में वो किस तरह से, यानी इनबॉर्न, इनेट किसे कहते हैं, उसके बाद एक्वायर्ड किसे कहते हैं, एक्वायर्ड में नेचुरल, आर्टिफिशियल किसे कहा जाता है, उसमें एक्टिव, पैसिव किसे कहा जाता है, उसके एग्जांपल्स के साथ हमने पढ़े थे। तो उसमें बहुत इम्पोर्टेंट ये टॉपिक है, क्योंकि स्टेट बोर्ड में प्लस नीट में इस पर बहुत सारे, ढेर सारे क्वेश्चंस आते हैं। तो याद रखिए, यहाँ सेल्स ऑफ इम्यूनिटी सिस्टम, उस लेक्चर में मैंने एक जिक्र किया था कि स्पेशली इम्यूनिटी सिस्टम जो है, यानी क़ुव्वत मदाफ़ियत का जो निज़ाम है, इसका जो दारो मज़ार है, इसका जो काम करने का जो तरीका है, उसमें इंसानी जिस्म के अंदर मौजूद स्पेशल खलियात, ख़ास तौर से WBCs, और उस WBCs में भी लिम्फोसाइट जो है, ये बहुत अहम किरदार, बहुत अहम रोल अदा करते हैं, क्योंकि इनके ज़रिए बहुत सारी बीमारियों को रोका जाता है। और ये जो लिम्फोसाइट्स है, और जिसे हम इम्यूनिटी सिस्टम की खलियात कह रहे हैं, ये जो खलियात है, ये खलियात हमारे बॉडी के अंदर जो तैयार होते हैं, वो तैयार होने वाले खलियात ख़ास तौर से स्पेशली जो बच्चे वालिदा के, कभी इसको पूछा जाता है, याद रखिए, वालिदा के रहम में नशोनुमा पाते हैं, जिसे फ्यूटस कहा जाता है, इनमें उनकी तैयारी उनके लीवर में या उनके जिगर में होती है। और बड़े इंसानों में, एडल्ट में, ये जो है, ये बोन मैरो में, यानी हड्डियों के मगज़ में, ख़ास तौर से वाइट बोन मैरो में इसकी तैयारियां होती है। इसके अलावा इंसानी जिस्म में बहुत सारी जगह, कुछ मकामात ऐसे हैं जिनको लिम्फ नोड कहते हैं। ये लिम्फ नोड में जो है इसकी तैयारी होती है। तो ये याद रखिए कि यहाँ ये खलियात तैयार होते हैं। हमारे बॉडी के ज़रूरत के मुताबिक इनकी तादाद कम ज़्यादा होती है, और जब बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है अपने बॉडी को, तो ये जो खलियात है, तकरीबन 1 सेकंड में 2000 तक एंटीबॉडीज़ फॉर्मेशन, ये इनडायरेक्टली, डायरेक्टली इस तरह की खलियात की तैयारी जो है हमारी बॉडी के अंदर की जाती है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सेल्स होते हैं जो हमारे क़ुव्वत मदाफ़ियत को चलाते हैं, या पूरी क़ुव्वत मदाफ़ियत जो है इनके ऊपर डिपेंड करती है। तो ये जो खलियात, ये खलियात, इसमें 2 तरह के खलियात यहाँ मैंने लिखा हूँ। लिम्फोसाइट्स की 2 टाइप्स है, एक टी लिम्फोसाइट्स और दूसरे बी लिम्फोसाइट्स। इसको हम डिटेल में देखने वाले हैं। ये जो टी लिम्फोसाइट्स है, ये टी लिम्फोसाइट्स थैमस जो है ग्लैंड में फॉर्मेशन होते हैं, और ये जो बी लिम्फोसाइट है, ये टॉन्सिल्स में फॉर्मेशन इसका होता है, या इनको यहाँ पे स्टोर किया जाता है, और बाद में ब्लड के ज़रिए, खून के ज़रिए इसे जो है तो पूरी बॉडी में सप्लाई करते हैं, और फिर जहाँ ज़रूरत है उसका इस्तेमाल करते हैं। तो ये जो लिम्फोसाइट्स है, ये लिम्फोसाइट्स का जो काम करने का जो तरीका है, उसमें 2 तरह की ये जो खलियात है ये होते हैं, और इसके काम करने के तरीके के ऊपर से इसको AMIS और CMIS ऐसा कहा गया है। पहले वाला AMIS के माने हैं एंटीबॉडी मेडिएटेड इम्यूनो सिस्टम, यानी जो क़ुव्वत मदाफ़ियत के निज़ाम है जिसमें एंटीबॉडी फॉर्मेशन होगा, उस निज़ाम को AMIS कहा जाएगा। और इसमें खलियात की तैयारी होगी, सेल मेडिएटेड इम्यूनो सिस्टम, यानी जहाँ पे खलियात तैयार हो गए। खलियात ही एंटीबॉडी को तैयार करेगी, लेकिन एंटीबॉडी स्पेशल किस्म के प्रोटीन होते हैं, और वो एंटीजन जो फॉर्म होता है उसके एतबार से आगे जाकर अपन उसको पढ़ने वाले हैं। एंटीबॉडी की साख, एंटीबॉडी और एंटीजन कॉम्प्लेक्स, उसके दोनों का जो रिएक्शन होता है, उन दोनों के दरमियान कैसे अमल होता है और कैसे वो एंटीजन को ख़त्म करते हैं, कैसे पैथोजेंस को ख़त्म करते हैं। तो ये सारी चीज़ें हमको आगे पढ़ना है। तो पहली बात
ये सेल जो है जिसे अपन इम्यूनिटी सिस्टम के सेल कह रहे हैं, इसकी दो किस्में हैं, एक लिम्फोसाइट्स और दूसरा एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स, यानी जिसके अंदर एंटीजन है, ऐसे खलियात जिनको एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल कहा गया है, और एक जो लिम्फोसाइट्स, जिसमें लिम्फोसाइट्स की दो किस्में, एक टी लिम्फोसाइट्स और दूसरा जो है तो बी लिम्फोसाइट्स। तो चलिए ये सब चीज़ों को याद रखना है कि सेल ऑफ इम्यूनिटी सिस्टम में ये दो तरह के खलियात, लिम्फोसाइट और एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स। उसमें लिम्फोसाइट्स की दो टाइप्स, एक टी लिम्फोसाइट और बी लिम्फोसाइट। अब ये टी लिम्फोसाइट जो है, ये टी लिम्फोसाइट्स को पहले हम डिटेल में देखते हैं। टी लिम्फोसाइट्स स्पेशली यहाँ ये दोनों, ये सब चीज़ें यहाँ नोट डाउन कर लीजिए आप लोग। इस टी लिम्फोसाइट्स का जो मैकेनिज़्म है, यानी स्पेशली जो टी लिम्फोसाइट्स जो अपना काम करते हैं उसका मैकेनिज़्म कहा जाता है। तो पहले हम मैकेनिज़्म ऑफ टी लिम्फोसाइट्स को पढ़ेंगे, यानी टी लिम्फोसाइट्स का जो काम करने का तरीका है, मैकेनिज़्म ऑफ टी लिम्फोसाइट। ये टी लिम्फोसाइट्स जो क़ुव्वत मदाफ़ियत में काम करते हैं, किस तरह से काम करते हैं, इसमें इसके काम करने के तरीके के ऊपर बुनियाद पर इस टी लिम्फोसाइट्स को चार हिस्सों में, यानी इसकी जो टाइप्स है वो चार होती है, इसको चार हिस्सों में तकसीम किया गया है। इसके चार टाइप्स, चार किस्में हैं। ये चार किस्मों में इसकी जो पहली किस्म है, टी लिम्फोसाइट्स के जो पहले खलियात हैं उनको हेल्पर टी सेल, पहले वाले खलियात उनको कहा गया हेल्पर टी सेल। दूसरे वाले जो खलियात है, यानी इसकी जो दूसरी किस्म है, उनको किलर टी सेल। थर्ड नंबर या तीसरे जो खलियात है इसके, उनको कहा जाता है सस्प्रेसर टी सेल। और फोर्थ जो इसकी टाइप्स है, चौथी जो है, उन्हें मेमोरी टी सेल। तो याद रखिए इसकी चार किस्में, हेल्पर टी सेल, किलर टी सेल, सप्रेसर टी सेल और मेमोरी टी सेल। इसके नाम से बहुत सारी चीज़ें हमारे समझ में आती है। पहले वाले जो हेल्पर टी सेल, स्पेशली ये जो खलियात है, ये अगर कोई फॉरेन पार्टिकल अपनी बॉडी में दाखिल हो जाता है तो सबसे पहला काम इन खलियात का, इन तमाम खलियात को प्लस एंटीजन जिन खलियात के ऊपर मौजूद है उनको हेल्प करना, उनको मदद करने का काम ये करता है। मैंने और स्पेशली ख़ास तौर से ये बीटा लिम्फोसाइट जो है, इनको, यानी क्योंकि बीटा लिम्फोसाइट्स का जो वर्क है आगे पढ़ने वाले अपन उसको, तो वो है एंटीबॉडी को फार्म करना, एंटीबॉडी को तैयार करना। तो एंटीबॉडी किस तरह के तैयार करना है, देखिए यहाँ ये जो वर्क होता है ये आपको सिर्फ समझना है उसको। यहाँ सिर्फ याद रखना है कि हेल्पर टी सेल जो है, इनका काम है इन तमाम खलियात को हेल्प करना, खास तौर से स्पेशली बी लिम्फोसाइट्स, इसको हेल्प करना। बी लिम्फोसाइट्स का काम क्या है, मैं आगे उसको डिटेल में पढ़ाने वाला हूँ, लेकिन यहाँ याद रखिए कि वो एंटीबॉडी को तैयार करते हैं। ये एंटीजेंस और एंटीबॉडी जो वर्क करते हैं, उसमें एंटीबॉडी का जो रोल है, वो एंटीबॉडी के रोल को तय करना है, उसको हेल्प करना, उसको मदद करना, ये हेल्पर टी सेल का काम है। ये हेल्पर टी सेल जो है, तो यहाँ स्पेशली ये बी लिम्फोसाइट्स को उस तरह का गाइडलाइन करते हैं, उस तरह से उसको स्टिमुलेट करते हैं, उस तरह से उसको उकसाते हैं कि जैसे एंटीजेंस फॉर्म हुए वैसे एंटीबॉडीज़ को तैयार करना और उनका खात्मा करना उस खुरदबीनी जानदारों का, या जिस तरह से जो डिसीज़ हुआ है, जिस तरह से जो बीमारी हुई है, उसको होने वाले डिसीज़ के लिए जो जिम्मेदार खुरदबीनी जानदार है, चाहे बैक्टीरिया हो, वायरस हो, कोई फफूंद हो या और कोई प्रोटोजोआ वगैरह हो, उनके खात्मे के लिए ये बीटा सेल को या बी लिम्फोसाइट्स को जो है तो ये उकसाने का काम करते हैं, उसको हेल्प करते हैं। इसको हेल्पर, इसीलिए हेल्पर टी सेल कहा जाता है। दूसरे जो है किलर टी सेल, ये किलर टी सेल जो है, इसके नाम से हमारे समझ में आता है कि ये किलर यानी ये खात्मा करने वाले हैं, यानी जो भी पैथोजेंस यानी खुरदबीनी जानदार बॉडी के अंदर फॉर्म हो जाएगी या उसके ज़रिए एंटीबॉडी जो फॉर्म होगी, तो वो तैयार होने वाली जो एंटीबॉडीज़ है या तैयार होने वाला जो कीमियाई मादा, ख़ास तौर से स्पेशली वो जो प्रोटीन होते हैं, वो प्रोटीन जो है
वो प्रोटीन को ये ख़त्म करने का काम करते हैं। और इसे ख़त्म करने के लिए इसमें स्पेशली परफॉर्मिन ये कीमिया मादा तैयार करते हैं। इसको साइटोटॉक्सिन भी कहा जाता है या साइटोटॉक्सिन सेल भी इसे कहते हैं, याद रखो। तो साइटोटॉक्सिन सेल इसलिए कहा जाता है कि ये जो है ये उन खलियात को, जहाँ पर इन्फेक्शन है उन खलियात को ख़त्म कर देते हैं। उनको ये परफॉर्मिन ये कीमिया मादा उसके ऊपर तैयार हो जाता है, उसके साथ कीमिया तामुल करता है और उसको ये जहरीला मादा होता है एक तरह से, और उन खलियात को वो खात्मा यानी ख़त्म करने का काम करते हैं। वो खलियात ख़त्म हो जाएगी जो इन्फेक्टेड है तो इन्फेक्शन ऑटोमेटिकली रुक जाएगा। ख़ास तौर से स्पेशली जो कैंसरियस सेल होते हैं, कैंसर के जो खलियात होते हैं, कैंसरियस खलियात में उन खलियात को ख़त्म करने के लिए इसका बहुत अहम किरदार होता है। इसीलिए इनको साइटोटॉक्सिन सेल ये भी कहा जाता है, यानी किलर टी सेल का दूसरा नाम साइटोटॉक्सिन सेल ऐसा भी कहते हैं। इसको परफॉर्मिन नाम का एक कीमिया मादा ये फॉर्म करते हैं और उन खलियात का खात्मा करते हैं जिनके अंदर इन्फेक्शन हुआ, जिनके अंदर उस तरह के जरासीम्स पैदा हुए या एंटीजन फॉर्म हुआ। सप्रेसर सेल जो है, सप्रेसर टी सेल, इसका जो रोल है, इसका जो किरदार है, ये सप्रेसर की माने ये है कि उसको बचाव करते हैं, उसको रोकते हैं। किन्हें रोकते हैं? तो जो खलियात इन्फेक्टेड नहीं है, यानी जिनके ऊपर असर नहीं है, उनको उनके यानी एंटीजन से दूर रखते हैं, उनको सप्रेस करते हैं। तो ये इस सप्रेसर सेल का काम होता है। उसके बाद में लास्ट में मेमोरी टी सेल जो है, ये मेमोरी टी सेल, हमको ये बात पता है कि हमारे बॉडी के अंदर जो ये लिम्फोसाइट्स जो काम करते हैं, तो ये लिम्फोसाइट जो काम करते हैं उसमें अगर कोई बीमारी, कोई मर्ज़ किसी इंसान को हो जाए तो दोबारा अगर वो हो जाए तो उसको कैसे रोकना है, उसे रोकने के लिए कौन से एंटीबॉडीज़ फॉर्म करना है, किस तरह की कीमिया मादे तैयार करना है, ये सारी चीज़ें हमारे इन लिम्फोसाइट्स के अंदर यानी एक मेमोरी के अंदर, याददाश्त के अंदर उसके दाखिल हो जाते हैं। और उस याददाश्त को रखना ये इस मेमोरी टी सेल का काम होता है। क्योंकि अगर वही खुर्दबिनी जानदार दोबारा से हमारे बॉडी में दाखिल हो जाए और उस तरह की बीमारी पैदा हो रही है तो फ़ौरन ये सेल यानी जिसकी जहाँ ज़रूरत हो, हेल्पर सेल की ज़रूरत हो, किलर सेल की ज़रूरत हो, सप्रेसर सेल की ज़रूरत हो, बीटा लिम्फोसाइट्स की ज़रूरत हो, एंटीजन जिस पे मौजूद है वो खलियात की ज़रूरत हो, उन्हें उकसा कर या उनके ज़रिए यानी उनके मेमोरी में ये चीज़ होती है कि अब कौन से एंटीबॉडी को तैयार करना है, कौन से प्रोटीन को तैयार करना है, और फ़ौरन उस तरह की प्रोटीन को फॉर्म करते हैं। और इसीलिए इन खलियात को जो है मेमोरी टी सेल कहा गया है। तो याद रखिए, मैकेनिज़्म ऑफ टी लिम्फोसाइट्स अगर पूछा जाता है तो यहाँ पर इसकी ये 4 किस्में लिखना है। हेल्पर टी सेल मदद करने वाले होते हैं, ख़ास तौर से बीटा लिम्फोसाइट्स को मदद करते हैं। किलर टी सेल्स उन खलियात का खात्मा करते हैं जो इन्फेक्टेड है, जिन पर खुर्दबिनी जानदारों का असर हो चुका है। सप्रेसर सेल दिगर खलियात को बचाने का काम करते हैं। मेमोरी सेल उस तरह के एंटीबॉडीज़ को तैयार करने या रोकथाम का जो तरीका है उसे याद रखने, क्योंकि रोकथाम के बहुत सारे तरीके इससे पहले मैंने आपको पढ़ाया हूँ। तो वहाँ जो है वो उस तरह का जो तरीका है उससे ये मेमोरी में रखते हैं, याददाश्त में रखते हैं, और फिर दोबारा से जब भी ये बॉडी इन्फेक्टेड हो जाएगी तो फ़ौरन ये उस मेमोरी को, याददाश्त को रिवाइज़ करते हैं और उसे ख़त्म करने का काम करते हैं। तो ये सारी चीज़ें यहाँ याद रखना है हमको। उसके बाद चलते हैं बी लिम्फोसाइट्स की तरफ। तो ये सब आप लोग नोट डाउन कर लीजिए। ये जो बी लिम्फोसाइट है उसमें जैसे यहाँ अपने मैकेनिज़्म ऑफ टी लिम्फोसाइट लिखे थे, वैसे यहाँ मैकेनिज़्म ऑफ बी लिम्फोसाइट, मैकेनिज़्म ऑफ बी लिम्फोसाइट में हमको याद रखना है ख़ास तौर से स्पेशली ये जो बी लिम्फोसाइट्स है, इसका जो वर्क है, इसका जो काम है, इसका काम एंटीबॉडी फॉर्मेशन में सबसे अहम किरदार इसका होता है। यानी एंटीबॉडी को तैयार करना ये इसका बहुत ही इम्पोर्टेंट काम है। और ये बी लिम्फोसाइट जो है ये एंटीबॉडी तैयार करते हैं। आगे अपन एंटीबॉडी एंटीजेंस को डिटेल में पढ़ने वाले हैं। एंटीबॉडी क्या होते हैं? जैसे फॉर एग्जांपल अगर कोई ये इस तरह से वायरल हो, बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो कोई भी, तो इसके ऊपर जो कीमिया मादे तैयार करते हैं जो उस खलियात के कीमिया अमल को उकसाने का काम करते हैं, जिसकी वजह से बीमारियां पैदा होती है, तो उन्हें एंटीजेंस कहा जाता है। और ये एंटीजेंस का मुखालिफ प्रोटीन वो एंटीबॉडी होता है, वो एंटीबॉडी इस पर जुड़ जाता है और ये एंटीबॉडी जुड़ने से ये जो एंटीजन है इसका खात्मा हो जाता है और उससे जो ख़त्म करने का जो काम है ये एंटीबॉडी का है, जिसकी वजह से वो जो बीमारी है वो जरासीम से वो ख़त्म हो जाते हैं। तो इसका जो तरीका है यानी बी लिम्फोसाइट्स के काम करने का, उसके डिफरेंस तरीके हैं। उसमें स्पेशली
3 तरीके इसके बहुत इम्पोर्टेंट हैं, अहम हैं। एक जो पहला तरीका है उसको एग्लूटिनेशन या एग्लूटिनेशन उसे कहते हैं। इसका वैसे माने होते हैं इंजज़ाब, जमा करना। वैसे ये लफ्ज़ वहाँ खून एग्लूटिनेशन में आता है, खून के इंजज़ाब में। खून का जो इंजज़ाब अपने ब्लड सर्कुलेशन में देखिए किस तरह से होता है। तो वैसा इस मतलब बी लिम्फोसाइट्स का जो वर्क है पहला, इन्हें काम करने का जो तरीका है वो इस तरह का है कि जो भी ये खुर्दबिन जानदार होते हैं या इन्फेक्टेड खलियात जो होते हैं, यानी जिन पर असर हुआ ऐसे खलियात, इन सब को एक जगह ये मजमूई तौर पर जमा करने का काम करते हैं और फिर जमा करके उसको फैगोसाइटिक तरीके से या और दीगर तरीके से इसको ख़ात्मा करते हैं। तो उसका इंजज़ाब हो जाएगा, वो जमा हो जाएंगे, एक जगह जम जाएंगे। तो जिसकी वजह से वो जो सेल है या फिर वो जो पैथोजेंस है, मतलब वो बीमारी पैदा करने वाले जो बैक्टीरिया वायरस है, वो ख़त्म हो जाएंगे और वो बीमारी का जो है तो ख़ात्मा हो जाएगा। दूसरा जो है इसकी जो टाइप्स है वो है न्यूट्रलाइजेशन। न्यूट्रलाइजेशन के माने ये होता है कि किसी चीज़ का जो असर है उसको ख़त्म करना, न्यूट्रल करना, मुतदिल कर देना उसको। जब कोई खुर्दबिन जानदार किसी के बॉडी में दाखिल हो जाए तो वहाँ एक एंटीजन, कोई कीमिया मादा फॉर्म होगा और उसका जो असर होगा तो उसके असर पर जब कोई एंटीबॉडी फॉर्म होगा, क्योंकि इसका काम स्पेशली एंटीबॉडी फॉर्मेशन होगा, जो एंटीबॉडी तैयार होगी तो उसके असर को वो ख़त्म करेंगे, कम करेंगे। और जब उसका असर कम हो जाएगा तो उसके असर को कम करना, उसी को जो है न्यूट्रलाइजेशन या उसको न्यूट्रल करना, जिससे इंसान के सेहत पर, इंसान के बॉडी पर किसी भी तरह का कोई भी असर ना हो, तो उसे न्यूट्रलाइजेशन कहा जाता है। इसका जो तीसरा तरीका है या तीसरा जो टाइप है इसकी जो मतलब इसके रोकथाम की जो टाइप है उसको ऑप्सोनिसेशन कहा जाता है। इस तरीके में जो है ये एंटीबॉडीज़ जो है ख़ास तौर से ये एंटीबॉडीज़ को स्पेशली हमलावर बनाते हैं, यानी जो खलियात है या जो जरासीम्स है उनको उस पर अटैक करने के लिए तैयार करते हैं और फिर ये जो है तो उस पर अटैक करते हैं और उसका खात्मा करते हैं। इन सब अमल में, ये जो तीनों अमल है, इन सब अमल में यानी बीटा लिम्फोसाइट्स को या बी लिम्फोसाइट्स को एंटीबॉडी फॉर्मेशन के अंदर, ये तीनों तरह से अमल करने के अंदर हमने जो टी लिम्फोसाइट्स की जो एक टाइप्स देखे थे, खासतौर से उसको हेल्पर टी सेल कहा था, वो इस सब चीज़ों में उसको मदद करते हैं, ख़ास तौर से उसका आइडेंटिफिकेशन करने में, उसकी शनाख्त करने में, उसको पहचानने में कि अब हमको किस तरह से एंटीबॉडी को फॉर्म करना है, कौन से एंटीबॉडीज आप जिसकी ज़रूरत है। तो ये सब चीज़ों के लिए वो वहाँ के हेल्पर सेल इसको मदद करते हैं और ये फिर इस तरीक़ों को इस्तेमाल करके जो है तो उस जरासीम्स का, उस खुर्दबिन जानदारों का या उस एंटीजेंस का खात्मा करते हैं। लास्ट में ये जो सेकंड इसकी टाइप्स है जिसको एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल कहा जाता है, यानी ऐसे खलियात जिनके ऊपर एंटीजन मौजूद होता है। ये एंटीजन प्रेजेंटिंग खलियात क्या करते हैं? ये एंटीजन प्रेजेंटिंग खलियात वो जो जरासीम्स है उसके ज़रिए तैयार होने वाला जो एंटीजन है उस एंटीजन का आइडेंटिफिकेशन करते हैं, उसकी शनाख्त करते हैं और वो शनाख्त करने के बाद फिर इन खलियात के ज़रिए, यानी ख़ास तौर से ये बी लिम्फोसाइट्स, इनके ज़रिए जो है तो उनका खात्मा करने की कोशिश करते हैं। तो ये एंटीजन प्रेजेंटिंग खलियात जो है इनका स्पेशल काम ये है कि इस जरासीम्स के ऊपर कौन से एंटीजन है उसकी शनाख्त करना, उसका पता लगाना और फिर उसके मुताबिक ये बी लिम्फोसाइट्स, ये जो खलियात है, ये बी लिम्फोसाइट्स खलियात को फिर इन तीन तरीक़े में से कौन सा तरीका अपनाना है उस तरीके के लिए तैयार करना और फिर उस तरह से अमल करके ये हमारे बॉडी में होने वाले इन्फेक्शन को या उस बीमारी की रोकथाम करना। तो इस तरह से ये इम्यूनिटी सिस्टम्स की जो सेल है वो यहाँ पर हमने पढ़े हैं डिटेल में। उसके बाद इसके पहले मैंने जब आपको पहले लेक्चर में पढ़ाया था और उसमें ये कहा था आपको कि जो इम्यूनिटी सिस्टम है उस इम्यूनिटी सिस्टम में ख़ास तौर से जो एडॉप्ट की हुई या जिसे अपने हासिल शुदा कहे थे उसको एक्वायर्ड हमने कहे थे, वह एक्वायर्ड इम्यूनिटी सिस्टम्स की एक जो टाइप्स हमने देखे थे और उस टाइप्स में यानी उसकी हमने दो टाइप्स देखे थे, एक नेचुरल और आर्टिफिशियल। और ये आर्टिफिशियल में फिर दो देखे थे, एक को एक्टिव कहा गया था
एक को पैसिव कहा गया था। तो ये एक्टिव इम्यूनिटी जो एक्वायर्ड की है, यानी हासिल शुदा क़ुव्वत मदाफ़ियत की, या आर्टिफिशियल की एक टाइप जिसको अपने एक्टिव कहा था। एक्टिव के माने मैंने आपको कहा था कि जहाँ कोई फोर्स लगाया जा रहा हो। तो यहाँ पर जो है एक मैंने एग्जांपल दिया था कि जैसे वैक्सीन, टीका लगवाना, वैक्सीनेशन हम उसे कहते हैं। तो ये वैक्सीन जो है, ये वैक्सीन के बारे में एक क्वेश्चन पूछा जाता है, वहाँ पर एक शॉर्ट नोट्स या ये वैक्सीन के ऊपर पूछी जाती है। इस पर 2 क्वेश्चन आ सकते हैं, ये वैक्सीन्स किसे कहते हैं या इसके बारे में मुख्तसर नोट लिखिए, या ये वैक्सीन जो है जो हम इंसानों में इस्तेमाल करते हैं ये आर सेफ, या मतलब ये इंसानों के लिए क्या सेफ़ है, मुज़िर नहीं है। तो ये 2 क्वेश्चंस कभी पूछे जाते हैं। तो याद रखिए वैक्सीन्स मतलब, या जिसे अपन टीके कह रहे हैं, वो इस तरह की कोई कीमियाई मादे, इस तरह की दवाइयाँ जो हमारे बॉडी के जो सेल है, हमारे बॉडी के जो खलियात है, उनको इस तरह का टीच करते हैं, इस तरह की तालीम देते हैं कि जो उस बीमारी के लिए ज़िम्मेदार जो खुर्द-ए-बिन जानदार है, उसके ज़रिए तैयार होने वाले एंटीजन के मुखालिफ एंटीबॉडीज़ कौन से तैयार करना है, तो उन्हें वैक्सीन्स कहा जाता है, उन्हें टीका कहा जाता है। मतलब ये है कि ये जो दवाइयाँ हैं, ये दवाइयाँ अपने बॉडी में, अपने बॉडी की ये जो खलियात है, यानी लिम्फोसाइट्स है, एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल, बी लिम्फोसाइट्स, टी लिम्फोसाइट्स, इन खलियात को उस तरह का ट्रेनिंग देते हैं, उस तरह का टीचिंग करते हैं, उस तरह की तालीम देते हैं कि अगरचे वो खुर्द-ए-बिन जानदार अपने बॉडी में दाखिल हो जाए और अपने बॉडी पर उसका जो असर होने वाला है उसको कैसे ख़त्म करना, उसका खात्मा कैसे करना, उसके जो मुख्तलिफ अपने तरीके कर, मतलब देखिए यहाँ पर उसमें से कौन सा तरीका इस्तेमाल करना, ख़ासतौर से एंटीबॉडीज़ कौन सी फॉर्म करना, और कौन सी एंटीबॉडीज़ के लिए कौन सा प्रोटीन, यानी इनडायरेक्टली डायरेक्टली जो है, तो वो जो प्रोटीन उसका एंटी प्रोटीन एंटीबॉडी की शक्ल में जो तैयार होगा, उससे ये वैक्सीन के ज़रिए उसको तालीम दी जाती, उसको बताया जाता। वैक्सीनेशन के बाद, मतलब वैक्सीनेशन के बाद इसका मतलब ये नहीं है कि वो खुर्द-ए-बिन जानदार उस इंसान के जिस्म में दाखिल नहीं होगा, कोई वो उस खुर्द-ए-बिन जानदार से जैसे वाटर प्रूफ हो जाता है वैसे उस जरासीम से प्रूफ नहीं हो जाएगा, यानी वो जरासीम उसके बॉडी में दाखिल होंगे ज़रूर, लेकिन होने के बाद उसकी बॉडी उस तरह से वो उसे ख़त्म कैसे करना है वो फ़न ऑलरेडी उसको आता है, इसलिए जैसे वो अपने बॉडी में दाखिल हो जाएगा फ़ौरन उसे वो ख़त्म कर देगी, फ़ौरन उसका खात्मा कर देगी। तो जैसे नेचुरल तरीके से, ये तो आर्टिफिशियल हुआ, इसको यानी वैक्सीन हम कह रहे हैं। नेचुरल तरीके से मैंने आपको बताया था कि नेचुरल तरीके से भी यहाँ कुछ ऐसा होता है। जैसे एक एग्जांपल मैंने आपको दिया था एक बीमारी का एग्जांपल, कि जैसे चिकन पॉक्स होता है, मिसेल्स होता है, खसरा जिसे हम कहते हैं, चिकन पॉक्स मैंने कहा था आपको, वो जो बीमारियाँ हैं, वो बीमारियों में एक बार अपने बॉडी में वो बीमारी हो जाए तो वो खुर्द-ए-बिन जानदार जब अपने बॉडी में दाखिल हो गए और उसको रोकने के लिए अपनी बॉडी जिस तरह की तैयारी करेगी, वो तैयारी फिर अपने उन खलियात में जो हमने यहाँ पढ़े हैं लिम्फोसाइट, टी लिम्फोसाइट्स के अंदर के उन खलियात के अंदर एक मेमोरी होती है, याददाश्त होती है, तो उस मेमोरी के अंदर जो है तो वो उस चीज़ को, उस फ़न को याद रखते हैं, और फिर याद रखने के बाद जो है तो फिर उसे दोबारा से अगर वो खुर्द-ए-बिन जानदार अपने बॉडी में दाखिल हो जाए तो उससे दोबारा से जो है तो उसको अप्लाई करते हैं, दोबारा से उसका इस्तेमाल करते हैं और उसका खात्मा करते हैं। तो ये वैक्सीन किससे कहते हैं और उसके इन शॉर्ट में उसका तरीका है। फिर एक सवाल मैंने आपको बताया कि जो वैक्सीन है आर सेफ़, ये सेफ़ है या नहीं है, इंसानों के लिए कोई इसका ख़तरा तो नहीं है, तो यहाँ जवाब मिलता है कि नहीं है, क्योंकि जो वैक्सीन का जो इस्तेमाल होता है इंसानों के ऊपर ख़ास तौर से, तो वो वैक्सीन इस्तेमाल होने से पहले उसकी बहुत सारी टेस्ट ली जाती है। पहले उसको इंसानों की तरह जो मैमल्स, दिगर मैमल्स है, दिगर पिस्तानियाँ हैं, उनके ऊपर उसका पहले इस्तेमाल किया जाता है। फिर बाद में इंसानों में भी फर्स्ट स्टेज, सेकंड स्टेज, ऐसे इस्तेमाल करने के बाद अगर उसके कोई मुज़िर असरात नहीं होते हैं, कोई उसके ड्रॉबैक्स नहीं है, कोई उसका रिएक्शन नहीं है, तब जाकर इंसानों में आम तरीके से उसका इस्तेमाल किया जाता है, और उससे फिर बहुत सारी बीमारियां जो है उसका मुकम्मल इरेडिकेशन कहा जाता है, उसको मुकम्मल खात्मा कहते हैं उसको। जैसे आप लोगों ने देखे होंगे मिज़ेल्स जो है उसको माता कहा जाता था पुराने दौर में, खसरा कहते हैं उसको, वो बीमारी मुकम्मल तौर पर आज के दौर में ख़त्म हो गई है। पोलियो एक बहुत बेस्ट एग्जाम्पल है अपने पास, जो इंडिया से नियर अबाउट तकरीबन, यानी यूँ समझ के चलो अपन ये कह सकते हैं कि 100% उसका इंडिया में ख़ात्मा हो चुका है। तो इस तरह से ये वैक्सीन उसका सेफ़ है या नहीं है, इससे रिलेटेड ये 2 क्वेश्चंस यहाँ पर आपको याद रखना है। तो चलिए इसके बाद नेक्स्ट जो पॉइंट हम पढ़ रहे हैं, याद रखिए बहुत बार इसको पूछा जाता है, स्ट्रक्चर ऑफ एंटी बॉडी
इस पे दो क्वेश्चन होते हैं, एक इसका स्ट्रक्चर और दूसरा एंटीबॉडी एंटीजन कॉम्प्लेक्स या रिएक्शन। ठीक है, तो पहले इसका जो स्ट्रक्चर है एंटीबॉडी का, ये एंटीबॉडी का स्ट्रक्चर क्या होता है, ये एंटीबॉडी क्या होते हैं पहले समझ लीजिए। इससे पहले बहुत बार इसका जिक्र आ चुका है। कोई खुर्दबिन जानदार जब किसी के बॉडी में दाखिल हो जाए तो उसके ज़रिए तैयार होने वाले वो कीमे मादे जो मुज़ीर कीमे मादे होंगे वो एंटीजन कहलाएंगे। क्या कहलाएंगे? वो एंटीजन कहलाएंगे। और ये जो एंटीजन है बहुत सिंपल चीज़ है। अगर एंटीजन फॉर्म होगा अपने बॉडी के अंदर, कोई भी कीमे मादा फॉर्म होगा जो अपने बॉडी के लिए ज़रूरी नहीं है, तो फिर क्या होगा? कोई ना कोई बिगाड़ ज़रूर आएगा। और वो जो बिगाड़ है उस बिगाड़ को हम डिसीज़ या बीमारी कह रहे हैं। बहुत सिंपल सी चीज़ है। अब ये जो बीमारी है, जो डिसीज़ है, इसका खात्मा करने के लिए, क्योंकि ये जो एंटीजन ये एक तरह का प्रोटीन होगा, इसका एंटी प्रोटीन, इसका मुखालिफ काम करने वाला जो प्रोटीन होगा, उस एंटी प्रोटीन को जो है हम एंटीबॉडी कहेंगे। क्या कहेंगे उसको? एंटीबॉडी। और ये एंटीबॉडी स्पेशली अपने बॉडी के, अभी मैंने आपको बताया, आपको पढ़ाया कि बी लिम्फोसाइट, इसमें वो फन होता है, इसमें वो कुव्वत होती है कि वो इस एंटीबॉडी को तैयार करते हैं। तो याद रखना है आपको कि एंटीबॉडी कैसे तैयार होती है। चलिए ठीक, नेक्स्ट उसके बाद अभी मैंने कहा कि एक तरह के प्रोटीन है, तो हमको ये बात पता है कि जो प्रोटीन है, ये प्रोटीन की जो चेन होती है वो अमीनो एसिड की चेन होगी, अमीनो एसिड की जंजीर होगी, क्योंकि हमने प्रोटीन सिंथेसिस में, प्रोटीन के तालीफ के अमल में, मॉलिक्यूलर बेसिस के अंदर हमने उसको पढ़े हैं। तो वो जो प्रोटीन की जो चेन है, उस प्रोटीन के चेन के ऊपर से जो एंटीबॉडी है, इस एंटीबॉडी का जो स्ट्रक्चर है, वो एंटीबॉडी का जो स्ट्रक्चर है, एंटीबॉडी की जो साख्त है, उसमें यहाँ उसकी डायग्राम में बना रहा हूँ। आप याद रखिए, ये जो डायग्राम है इसको आपको बनाना होगा, बहुत बार इसको पूछा जाता है। और ये जो डायग्राम है, ये डायग्राम कोई मुश्किल नहीं है, बहुत आसान डायग्राम है। आप पहले इसको समझ लीजिए, इसको कैसे बनाना है। यहाँ ये जो डायग्राम है, ये डायग्राम में पहले आपको इसके ये दो पॉलीपेप्टाइड चेन बनाना है। ये पहले ये एक, इसकी एक पेयर, ठीक है, और दूसरी ये जो नेक्स्ट है, ये वाली दूसरी इसकी एक जोड़ी, ठीक है। इसमें याद रखना है कि इसके ये जो पार्ट है, इसका यहाँ से ये आखिरी सिरा इसका और इसका भी ये लास्ट वाला हिस्सा, यहाँ जो है इस हिस्से के ज़रिए ये एंटीजन से जुड़ता है। ठीक, उसके बाद ये हमको याद रखना कि ये जो दो चेन है, इसमें बहुत सिंपल चीज़ है कि बहुत सारे अमीनो एसिड हो गए बनिस्बत इसके, तो इसे जो है तो हेवी चेन कहा जा रहा है, ये दोनों भी। और ये जो है ये इसके बनिस्बत थोड़े इसमें पॉलीपेप्टाइड चेन अमीनो एसिड कम है, तो इसको लाइट चेन कहा जा रहा है। अब एक हेवी चेन हो गया, लाइट चेन हो गया, ये दोनों के दरमियान ये जो आपस में एक दूसरे से जुड़े हैं, तो ये इस तरह से एसएस बॉन्ड के ज़रिए, कीमिया बंदिश के ज़रिए आपस में जुड़े होते हैं। ये भी यहाँ पर एसएस बॉन्ड के ज़रिए आपस में जुड़े होते हैं। ठीक है, उसके बाद याद रखना है यहाँ का ये जो हिस्सा है, ये वाला हिस्सा, ये वेरिएबल होता है। क्या होता है मैं बता दूंगा। ये वाला हिस्सा दोनों का भी, ये भी इसका वेरिएबल हिस्सा है, वेरिएबल रीजन कहेंगे इसको। और ये हिस्सा कांस्टेंट होगा, इसका भी ये हिस्सा कांस्टेंट होगा, इधर भी वही।
जहाँ से ये एंटीजन से एंटीबॉडी जुड़ते हैं, ये वाला हिस्सा, ये ऐसा जिगजैग जो हमने बनाया इसको, ये वाला हिस्सा, इसको पैराटोप्स क्या कहते हैं, पैराटोप्स। तो यहाँ ये सब चीज़ें हमको याद रखना है। जो वेरिएबल रीजन्स है, वेरिएबल के माने होते हैं चेंज होने वाला, बदलने वाला। ये वेरिएबल रीजन्स इसके इसीलिए वेरिएबल होते हैं, इसीलिए बदलने वाले होते हैं कि जिस तरह का एंटीजन फॉर्म होगा उस एंटीजन के मुताबिक ये रीजन्स वेरिएबल हो गया, अलग हो गया, और उस तरह का प्रोटीन यहाँ फॉर्म होगा, और फिर ये जाकर उस एंटीजन से जुड़ेगा और उसका खात्मा करेगा, और ये कांस्टेंट रहेगा, इसमें कोई चेंजेस नहीं रहेगा। लाइट चेन किसे कहते हैं, मैंने अभी बताया कि जिसके अंदर ये अमीनो एसिड की तादाद छोटी है इसलिए लाइट, हेवी बड़ी है इसलिए हेवी कहा जा रहा है इसको। और जहाँ से ये जुड़ता है, ये पूछा जाता है इसको बहुत बार, तो इसको पैराटोप्स कहते हैं। तो इस तरह से अगर इसका स्ट्रक्चर पूछा जाए तो ये इतनी सारी चीज़ें अगर हम लिखते हैं तो भी काफ़ी बहुत हो जाता है। और इस एंटीबॉडी के बारे में जिस साइंस की शाख में स्टडी की जाती है, सीरोलॉजी उसे कहा जाता है, वो भी नाम याद रखिए। तो कभी कभी इसको ये एंटीबॉडी की शाख पूछी जाए तो ये एक डायग्राम बनाना है। इतने भी अगर आपने पॉइंट लिखे तो काफ़ी हो जाता कि इसके अंदर ये दो चेन होती है, एक अमीनो एसिड की बड़ी वाली चेन, इसको हेवी चेन कहा जाता है, एक छोटी वाली, इसको लाइट चेन कहते हैं। ये दोनों भी दो है, यानी पेयर बोल सकते हैं, इसको जोड़ियाँ बोल सकते हैं। इसके दो हिस्से होते हैं, एक हिस्सा दोनों में भी, एक हिस्से को वेरिएबल रीजन कहा जाता है, एक को कांस्टेंट रीजन कहा जाता है। वेरिएबल इसलिए कहा जाता है कि इसके जो मौजूद प्रोटीन है ये एंटीजन के मुताबिक बदलते हैं, ये बदलते नहीं हैं, ठीक है। दोनों के दरमियान एसएस बॉन्ड होता है और इसके ज़रिए आपस में जुड़े होते हैं। जिस जगह एंटीजन से जुड़ता है उस हिस्से को, ये जो जिगजैग हिस्सा इससे वो जुड़ जाता है, इससे जो है पैराटोप्स कहा जाता है। अगर इतना लिखते एक डायग्राम बनाते हैं, 2 मार्क्स से ज़्यादा क्वेश्चन नहीं होगा, बहुत काफ़ी हो जाता है। तो चलिए ये इसका स्ट्रक्चर हो गया। अब एंटीबॉडी और एंटीजन दोनों मिलकर उनके दरमियान जो रिएक्शन होती है वो रिएक्शन को एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स कहा जाता है। जैसे एग्जांपल के तौर पर यहाँ ये ऐसा कोई एक वायरस है, इस वायरस के ऊपर जो ग्लाफ होगा, इस ग्लाफ के ऊपर यानी इसका जो बना हुआ जो स्पेशली प्रोटीन्स, लिपिड प्रोटीन से बना हुआ जो ग्लाफ होगा, इसके ऊपर कुछ ऐसे उभार पाए जाएंगे, ठीक है। और ये जो उभार होंगे ये एंटीजन्स उस तरह के होंगे जहाँ पर ये एंटीबॉडी जुड़ेंगे, और ये जो उभार है इन्हें, जैसे इसको पैराटोप्स कहा गया है, इनको एपिटोप्स कहते हैं। क्या कहते हैं इनको? एपिटोप्स। अब जब इसके ऊपर मौजूद जो एंटीजन है, यानी ये इसके ज़रिए तैयार किया जाना जो कीमिया मादा है जिसको अपन एंटीजन कह रहे हैं, ये एंटीजन इसके मुखालिफ काम करने वाला ये एंटीबॉडी में यहाँ प्रोटीन फॉर्म होगा, ये भी एक तरह का प्रोटीन है। तो ये इसका जो वेरिएबल रीजन है, ये वेरिएबल रीजन जो है ये यहाँ पर इस तरह से, जैसे यहाँ मैं इसको जोड़ रहा हूँ, याद रखिए, ये इस तरह से यहाँ जुड़ जाएगा। ये वाला पार्ट इसका ये जुड़ रहा है ये, ठीक है। ये वाला जुड़ने के बाद इसके ये जो दोनों पार्ट है, देखिए इस तरह से, ठीक है। तो ये वाला इसको पार्ट ये जुड़ेगा, दूसरी तरफ इधर और जुड़ेंगे ऐसे ही। ये जुड़ने के बाद ये वाला पार्ट यानी ये वाला हिस्सा इससे ऐसे जुड़ जाएगा। तो इस खुर्दबीनी जानदार को या इसके ज़रिए तैयार होने वाला जो कीमिया मादा जिसे अपन एंटीजन कह रहे हैं, ये एंटीजन को जो है ये ख़त्म कर देगा, जिससे इस खुर्दबीनी जानदार का, जैसे यहाँ मैंने एग्जांपल के तौर पे वायरस बनाया, इसका असर कम हो जाएगा, इसका असर ख़त्म हो जाएगा। और इसका असर ख़त्म होने से वो जो बीमारी है या इसके ज़रिए होने वाली जो भी बिगाड़ हुआ था वो बिगाड़ ख़त्म हो जाएगा, और इस तरह से ये एंटीबॉडी जो है इसकी रोकथाम करेगी। और ये जो अमल है, यानी ये एंटीजन से इस एंटीबॉडी का जुड़ने का अमल, ये दोनों को एंटीबॉडी एंटीजन या एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स या रिएक्शन कहा जाता है। तो याद रखना है, इस पर भी कभी क्वेश्चन पूछा जाता है, उसमें ये डायग्राम बनाकर इसको मुख्तसर लिखिए। स्ट्रक्चर बहुत बार पूछा जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार इसको पूछा जाता है, तो उसमें वो एक डायग्राम बनाकर आप लोग उसको जो है तो डिटेल में उसको लिखिए। तो यहाँ इस तरह से ये एंटीबॉडी, उसका स्ट्रक्चर और एंटीजन के साथ वो कैसे जुड़ता है और कैसे काम करता है, जिसको अपन एंटीबॉडी एंटीजन रिएक्शन कहा, ये इतना सारा यहाँ पर याद रखना है, ठीक है। चलिए आज इस लेक्चर में ये 2 चीज़ें हम लोगों ने पढ़े हैं।
इसको याद रखिए, इसके नोट्स आप लोग बना लीजिए। एक इम्यूनिटी सिस्टम या क़ुव्वत मदाफ़ियत की जो खलियात है उसके बारे में हमने पढ़ा है। दूसरा एंटीबॉडी की साख और एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स। तो इसके बाद के लेक्चर में इंशाल्लाह देखते हैं उसमें ब्लड ग्रुप जो है, इंसान के ब्लड ग्रुप में जो एंटीजन पाए जाते हैं उसके ऊपर इंसान के जो ब्लड ग्रुप है वो किस तरह से है और उसमें कौन से एंटीजन होते हैं, कौन से एंटीबॉडीज़ होती है। तो अगले लेक्चर में इंशाल्लाह उसको देखते हैं। चलिए मिलते हैं अगले लेक्चर में। अल्लाह हाफ़िज़।